नमस्कार, जनमंच में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान के धोरे, अलगोजों की गूंज, मोरचंग की आवाज़ या रावण हत्थे की धुन, ये सारी बातें कहीं ना कहीं राजस्थान से अगर हम ताल्लुक़ में रखते हैं तो क्या विश्व स्तर पर राजस्थान का म्यूज़िक, राजस्थान का संगीत, राजस्थान के लिखे हुए गीत या राजस्थान के गायककार विश्व स्तर पर कहीं अपनी जगह रखते हैं? और ख़ासकर ये बात इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि आज वर्ल्ड म्यूज़िक डे है और इस वर्ल्ड म्यूज़िक डे पर क्या राजस्थान के संगीत को कहीं तरजीह मिली है? केसरिया बालवा आवोनी पधारो हमारे देश। केसरिया केसरिया बालवा आवोनी पधारो मारे देश। ओ पधारो मारे देश, पधारो मारे देश, पधारो पधारो मारे देश रे। केसरिया बालवा आवोनी पधारो मारे देश रे, पधारो मारे देश। ईटीवी देखने वाले सभी दर्शकों को वर्ल्ड म्यूजिक डे पर बहुत बधाई, शुभकामना। आइए, मैं छबलानी साहब के पास आना चाहता हूँ और छबलानी साहब से जानना चाहता हूँ कि वर्तमान स्थिति राजस्थान के संगीत की, ऊंचा नीचा डूंगर एका ऊंची नीची घाटियाँ, खेत रुखाड़ी करे खेजड़ा कांदे ले ले लाटियाँ, उस राजस्थान की उस मृदु भाषा के बीच में कहीं ना कहीं अब उस संगीत को हम जगह नहीं दे पा रहे हैं। नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल की तो बात अलग है, केवल नेशनल लेवल पे भी हम जगह नहीं दे पा रहे हैं। क्या कारण मानते हैं? मेरा जो मानना है कि हमें जो सीखने वाले हमारे शिष्य ही वैसे नहीं मिल रहे हैं तो पनपेंगे नहीं, गुरु भी नहीं पनपेंगे। और कमर्शियल एंगल इतने ज़्यादा हो गए, उसमें ये तरह तरह के वेस्टर्न म्यूजिक और जुड़ गए, तो बहुत सारे हमारे कलाकार एक बहुत अच्छा सा सवाल खड़ा कर दिया कि ऐसे शिष्य नहीं मिल रहे हैं जो कि राजस्थान के म्यूजिक को संभाल पाएं। ऐसा 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 है क्या? अधिकतर लोग क्या सीखना चाहते हैं, आप देखिए, राजस्थानी सीखना चाहते हैं या कुछ और जो आजकल चल रहा है। अच्छा, आपको लगता है कि आजकल की जो नई पीढ़ी है, अगर उसके सामने रावण हत्था रख दिया जाए या अलगोजा रख दिया जाए या मोरचंग रख दिया जाए और एक तरफ में उसके सामने गिटार, स्पेनिश गिटार और एक तरफ उसके सामने अकॉर्डियन रख दिया जाए, तो शायद मेरे ख्याल से उसकी दौड़ के अंदर वही शामिल है। बिल्कुल, अगर राजस्थान का ट्रू संगीत, राजस्थान का कहना चाहिए सचमुच का संगीत अगर प्रिवलेंट हो जाए, सुनने में बार बार कान में आ जाए, तो उसके सब लोग बढ़ सकते हैं, क्योंकि वो ताकत है राजस्थान की मिट्टी में, राजस्थान के संगीत में, राजस्थान की भावना में, कि हमें ऐसा हो ही नहीं सकता जब सारे देश की फिल्म वाले अपनी फिल्मों में राजस्थान का कुछ न कुछ लेके अपने आप को बड़ा अच्छा समझते हैं कि हमने वहाँ का ये लिया, नोटेशंस लिए वहाँ के, ये तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन तब हो सकता है जब ये हमें अधिकता से सुनने को मिले। चलिए, आपने जो एक सवाल उठाया था, उस सवाल को लेकर मैं अन्नू मित्तल जी के पास आ जाता हूँ। तानसेन संगीत महाविद्यालय से हमारे बीच में है। जो बच्चे होते हैं या युवा पीढ़ी जो होती है वो इतनी कच्ची होती है कि हमारा भी एक वो बनता है कि हम उनको बचपन से ही उन फोक म्यूज़िक के प्रति या राजस्थान म्यूज़िक के प्रति इतना जागरूक कराया, या उन्होंने बचपन से इतना सुना हो जिससे उनके अंदर उसको सीखने की एक इच्छा शक्ति जगे। क्योंकि वेस्टर्न म्यूज़िक आजकल हर जगह ऐसा छाया हुआ है कि वो हर जगह उनके कानों में वही गूंजता है। अब तो राजस्थानी म्यूजिक भी वेस्टर्न तरीके से आने लगा है। हाँ, वो फ्यूजन हो गया है कि राजस्थानी को हमने वेस्टर्न के साथ फ्यूज कर दिया। पर बचपन से ही बच्चों को स्कूलों में भी वही शिक्षा दी जाए कि हमारा जो एक फोक संस्कृति है हमें उसको भी बचा के रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि पाश्चात्य संस्कृति हमारे ऊपर इतनी पूरी तरह से फैल जाए कि हमारा म्यूजिक ही कहीं खो जा रहा है। विडम्बना तो इस बात की है कि बीकानेर में जब अलाजिला बाई के घर पे मैं गया, तब उनकी दांत, उनके खाने की कटोरी, उनका पद्मश्री जहाँ पे जूते खोलते हैं उसके ऊपर पद्मश्री लटका हुआ था, और वो एक कहीं ना कहीं एक पेटी में सिमटे हुए उनके कुछ सामान थे। धरोहरें अगर संभाल के नहीं रखी जाएगी तो मेरे ख्याल से उस मांड को हम कहीं ना कहीं खो देंगे।
और उसको अगर हम खो देंगे तो शायद राजस्थान को भी खो देंगे, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सही, क्या आपको बिल्कुल लगता है एक संगीत महाविद्यालय चलाने के नाते कि कहीं हमको इन सारी चीज़ों को संभाल के रखना, सहेज के रखना, क्योंकि आप देखिए भोजपुरी संगीत अपने आप में बहुत नाम ले चुका है, साउथ के संगीत को उठा के देख लीजिए, वो अपने आप में इतने आगे बढ़ चुके हैं, और हिंदुस्तान की बॉलीवुड इंडस्ट्री में साउथ के जितने सिंगर अपनी जगह बना पाते हैं उतने राजस्थान के लोग नहीं बना पा रहे हैं। उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ तो रीज़न है ही ना, वो रीज़न कहीं ना कहीं हमारी बेसिक शिक्षा पे नहीं लगता आपको? ज़रूर है, शिक्षा पे ज़रूर है, क्योंकि हमें शुरुआत से ही ऐसे संस्कार डालने पड़ेंगे शायद कि फोक म्यूज़िक के प्रति, राजस्थानी म्यूज़िक के प्रति हमारे भी बच्चों में एक इच्छा शक्ति जागे और वो उसको सीखने की एक ललक पैदा हो। क्योंकि आजकल ऐसा नहीं है कि पिक्चरों में राजस्थानी म्यूज़िक भी काफ़ी लाया जा रहा है और बहुत सुरीला लगता है, सुनने में सबको बहुत अच्छा लगता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम इस चीज़ को और फैलाएं और राजस्थानी म्यूज़िक के प्रति लोगों में जागृति पैदा करें। मैं इस बीच में एक बात कहना चाहूँगा कि 70s में 1970 वर्ष के लगभग हमारे राजस्थान के एक संगीतकार हुए थे पंडित ब्रजभूषण काबरा। वो गिटारिस्ट थे और जोधपुर के थे, अहमदाबाद उनका वर्किंग प्लेस था। वो पहले संगीतज्ञ थे जिन्होंने कि गिटार पे शास्त्रीय संगीत की धुनें बनाई और राजस्थान की बांड भी, उनकी बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स हैं। उन्होंने 2 एल्बम निकाले थे, एक था वन खंडर की कोयल और एक था चुमड़ी रंगा दे रे। आज भी उनकी उस एलपी को सुनिए, उसमें आपको राजस्थान के साज मिलेंगे, उसमें राजस्थान की ही मिट्टी की कंपोजिशंस मिलेंगे। तो जब 70s में उन दिनों में बहुत कुछ वो एलपी बिके, लेकिन वो धीरे धीरे कारण वही है जो शायद अपन बात कर रहे हैं। हमारे बीच एक और बीबीसी के बहुत अच्छे समीक्षक श्री पवन झा बैठे हैं, मैं उन तक आना चाहता हूँ। झा साहब, फिल्म संगीत को, फिल्म की बहुत सारी चीज़ें, राजस्थानी संगीत को, राजस्थान की धरोहरों को आपने बीबीसी बहुत अच्छे तरीके से समीक्षा की है। क्या लगता है आपको राजस्थानी म्यूज़िक, राजस्थानी गीतकार, राजस्थानी संगीतकार और राजस्थानी गायक, ये सारे कहीं अब थोड़े दिनों बाद हमको वैसे नहीं मानना पड़ेगा कि विलुप्त होती जा रही है प्रजाति? देखिए, समस्या आज की नहीं है, ये समस्या काफ़ी समय से चल रही है और मेरा ये मानना है कि हर कला को टाइमलेस बनाने के लिए, बहुत सी जनरेशन्स तक आगे पहुंचाने के लिए आइकॉन्स चाहिए होते हैं। और आप अगर बंगाल को देखेंगे, आप अगर तमिलनाडु को देखेंगे, वहाँ के आइकॉन्स को हमने बहुत, मतलब वहाँ की जनता ने, वहाँ की सरकार ने और वहाँ के बिजनेस ने, 3 जनों ने बहुत सपोर्ट दिया है। राजस्थान में अगर हम मीराबाई का उदाहरण लें, जो कि सबसे बड़ा आइकॉन है हमारी संस्कृति का, उनको आप देख लीजिए, जुथिका रॉय ने सबसे ज़्यादा पॉपुलर किया बंगाल में, तमिलनाडु में MS सुब्बलक्ष्मी ने पॉपुलर किया और फिल्मों में और नॉन फिल्म में, सुगम संगीत में लता मंगेशकर ने सबसे ज़्यादा पॉपुलर किया। राजस्थान से कोई ऐसा चेहरा नहीं था, कोई ऐसी आवाज़ नहीं थी जिसने मीराबाई को जो एज ए आइकॉन आगे बढ़ाया हो। और अगर आप देखेंगे, MS सुब्बलक्ष्मी तमिलनाडु में रह के ही उन्होंने पूरा ग्रो किया, टैगोर ने कलकत्ता में रह के पूरा ग्रो किया, उनको बम्बई जाने की ज़रूरत नहीं थी। आज मैं एक दर्शकों से, जो हमारे सुनने वाले हैं, उनसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। आप में से कितने लोग हैं जो हसरत जयपुरी, जगजीत सिंह और मेहदी हसन साहब को जानते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। मेरे ख्याल से लोग ने ये नाम सुने हैं। आप में से कितने लोग हैं जिसने उस्ताद अलादिया खान, पंडित इंद्र और के महावीर का नाम सुना है? और जमाल सेन साहब, ये सब जो हैं, अगर उस्ताद अलादिया खान की बात करें, वो तानसेन के समक्ष थे, टोंक से थे, उनियारा से थे, और लेकिन हमने उनको आइकॉन नहीं बनाया। और उसमें दोष सरकार का भी है, उसमें दोष जनता का भी है और उसमें दोष बिजनेस का भी है जो म्यूजिक को ड्राइव करता है। और हमारे राजस्थान के साथ सबसे बड़ी त्रासदी क्या हुई? रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री आई और 1990 तक राजस्थान को, जब तक यशराज फिल्म्स ने कहीं ना कहीं एक तरह से रिवाइव नहीं किया, रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री ने हमारे राजस्थानी म्यूजिक को पूरी तरह से इग्नोर किया। ये सबसे बड़ा दोष वहां पर है। आज की तारीख में आप राजस्थानी संगीत को ढूंढने जाएंगे, आपको जो आकाशवाणी का 30, 40, 50, 60 के दशक के जो असली कलाकार थे, हमें राजस्थानी संगीत कौन सा मिलता है? जो डिजिटाइज्ड है। मेरा एक मानना बहुत यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि राजस्थान के धोरों के कण कण में अभी भी संगीत जिंदा है और जब तक हमारे धोरे रहेंगे,
तब तक वो संगीत रहेगा, क्योंकि हमारी जो संगीत इंडस्ट्री है वो कभी भी रिकॉर्डेड इंडस्ट्री की मोहताज नहीं रही, क्योंकि उसको बढ़ाया किसने? ओरल हिस्ट्री ने। एक जो हमारी जनजातियां हैं, आप लंगास की बात करें, आप मेघवाल की बात करें, आप मांगणियार की बात करें, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी के बाद तीसरी पीढ़ी, उन्होंने कहीं ना कहीं उस म्यूजिक को आगे विश्व स्तर बढ़ाया तक है, पहुंचाया है। लेकिन उसको जौहरी नहीं मिले। ये हमारे यहाँ कलाकार बहुत हैं, लेकिन उस कला को मेन स्ट्रीम मुख्य धारा से जोड़ने वाले लोग कम हैं। चले तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ी समस्या है। चले, मैं आता हूँ आपके पास वापस। यहाँ पे लूंगा एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद पुनः आपसे मुखातिब होता हूँ। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। मैं रविंद्र उपाध्याय जी के पास आना चाहता हूँ, जयपुर के गायक हैं। मैं चाहता हूँ एक संगीत की धुन से, एक कहीं मांड की तान से अगर आप अपनी बात शुरू करेंगे, या किसी संगीत की अच्छी सी बात से शुरू करेंगे तो अच्छा लगेगा। मित्रों, हम लोग यहाँ पर सब जो डिस्कशन कर रहे हैं वो वर्ल्ड म्यूज़िक डे पे है हालांकि, लेकिन राजस्थान के संगीत की जिस तरह से बातचीत चल रही है अभी, मैं तो एक बहुत नया हूँ, बहुत छोटा हूँ। बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट जिन्होंने राजस्थानी म्यूज़िक को एक पहचान भी दी है, बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं जो अभी, जैसा झा साहब थोड़ी देर पहले आपसे बातचीत कर रहे थे और बता भी रहे थे कि बहुत सारे कलाकार इस तरह जिन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया, लेकिन उन्हें उतनी ख्याति नहीं मिली या उतना वो नाम हम लोग नहीं दे पाए। शायद हमारी कमी है ये। अच्छा, एक चीज़ जो अभी जो जिस तरीके से हम लोग एक चीज़ सोचते हैं रविंद्र भाई, कि राजस्थान के अंदर बहुत अच्छे अच्छे सिंगर राजस्थान से निकले हैं। अच्छा, एक कॉमर्शियल विजन बन गया टीवी पे, सारेगामा, इंडियन आइडल, बहुत सारी चीज़ें आ गई। अब तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो गई है। अब तो पीछे देख के जज करते हैं आगे कौन गा रहा है, पीछे कौन गा रहा है। ये सारी चीज़ें हो गई है। क्या लगता है आपको कि राजस्थान के लोग हर बार कहीं ना कहीं अपनी जगह पाते हैं, और जगह पाने के बाद उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते? उसके पीछे क्या कारण मानते हैं? अतुल जी, यहाँ पे एक बहुत छोटी सी टेक्निकल बात बहुत करना चाहूँगा। वो बहुत जनरल सी बात है, सब लोग समझते भी हैं, जहाँ साहब भी कह रहे थे अभी। क्या है कि हम लोग तो ऐसा लगता है जैसे हम अपने बुजुर्गों की बनाई हुई परंपरा निभा रहे हैं। एक कहावत हमारे यहाँ बड़ी पुरानी है, घर का जोगी जोगना आण गाँव का सिद्ध। पहली चीज़ तो ये है कि हमारे घर में जो मुर्गी है उसको दाल बराबर ही समझना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो सिंगर्स, जैसे हम लोग किसी रीजन वाइज रीजनल सिंगर्स की बात कर रहे थे, जैसे अभी आप कह रहे थे कि भोजपुरी फिल्में भी अपना एक अलग मुकाम पा चुकी हैं। हम देखें कि जो कमर्शियली सक्सेसफुल जो म्यूजिक के मीडियम, पिछले बार के डाटा है कि पिछले साल भोजपुरी फिल्म ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री का 30% बजट खाया है। बिल्कुल 30% बजट खाया है। और इसके पीछे एक छोटी सी टेक्निकल चीज़ है। देखिए, आज पंजाबी म्यूजिक पूरे वर्ल्ड पे, पूरे हिंदुस्तान पे छाया हुआ है। बंगाली म्यूजिशियंस, बंगाली सिंगर्स, बंगाली प्लेयर्स, सब लोग पूरी इंडस्ट्री पे छाए हुए हैं। मद्रास से या मतलब अपने साउथ से जितने आने वाले, वो सब छाए हुए हैं। कारण एक छोटा सा है। देखिए क्या होता है कि जैसा कि अभी हम लोगों को पता लगा कि पुरानी अगर रिकॉर्डिंग्स हम अपने राजस्थानी ओरिजिनल रिकॉर्डिंग ढूंढने जाएंगे तो नहीं मिलेगी। उसका कारण क्या है? कमर्शियली वो सीडीज उनकी शायद नहीं बिकती होंगी, इसलिए वो रिकॉर्ड ही नहीं करते थे, बात खत्म हो गई। अब देखिए, अगर राजस्थानी भाषा नाम से अगर कोई एक भाषा संविधान में अगर अप्रूव हो चुकी होती, तो उस नाम की फिल्मों की इंडस्ट्री जो आज हम लोग, बहुत पुरानी है, ऐसा नहीं है, बहुत राजस्थानी फिल्मी इंडस्ट्री जो है काफ़ी समय से स्ट्रगल चल रहा है, लगातार चल रहा है, लेकिन एक अप्रूवल ही नहीं है। अगर ऑथराइज्ड कुछ मामला देखा जाए तो अप्रूवल तो है ही नहीं। हम राजस्थान से हैं, लेकिन कौन सी राजस्थानी भाषा बोलते हैं हम खुद नहीं जानते, क्योंकि वो अप्रूव नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि राजस्थानी भाषा की फिल्में भी बनती हैं, उसमें गाने वाले गायक भी गाते भी हैं, म्यूज़िक देने वाले म्यूज़िक भी देते हैं, लेकिन वो सुनता कौन है? आज अगर जयपुर में लगने वाली 100 फिल्मों में से अगर मुश्किल से 2 या 3 राजस्थानी फिल्में आपको एक आध किसी सिंगल स्क्रीन पर लगी मिल जाएंगी, तो वही बहुत बड़ी बात है। एक हफ्ता चल जाए तो उसमें ही बेचारे प्रोड्यूसर की जेब खाली हो जाती है और लोग देखने नहीं जाते। और लोग सालों में एक लगती है, और वो भी 5-7 दिन के लिए लगती है मुश्किल से। मतलब आपको 20-25 दर्शक मुश्किल से मिलेंगे। जिन लोगों ने काम किया होगा उनके रिश्तेदार दोस्त आके देख के चले जाएंगे। हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त राजा भाई ने इतनी बढ़िया फिल्म बनाई, और कमर्शियल, मैं वही नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कंटेंट वाइज हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अब जब हम अपने आप को सपोर्ट नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा? और
दूसरे रीजनल भाषाओं के म्यूज़िक को बढ़ने का कारण ही एकमात्र ये है कि क्योंकि वो कमर्शियली उन रीजन्स में इतना कमाती हैं। साउथ की फिल्में करोड़ों अरबों का व्यापार करती हैं। आज हम रजनीकांत की फिल्म देखने या फिर रहमान साहब के या इलैयाराजा के म्यूज़िक को या हरीश जयराज के म्यूज़िक को सुनने के लिए वो तमिल वाली सीडीज़ खरीद लेते हैं, बताइए। लेकिन राजस्थान की सीडी नहीं मिलेगी आपको ढंग की सुनने। तो कहने का मतलब यही है कि जब तक हम अपने आप को बढ़ाने का एक संकल्प ना ले लें, अपने आप को स्टैब्लिश करने का कि आज हम ईटीवी राजस्थान के माध्यम से एक बार फिर से कहना चाहूँगा, गवर्नमेंट सुने, जो अथॉरिटीज़ हैं वो सुने ना सुने, लेकिन बात यही है कि जब तक हम अपनी भाषा को मान्यता नहीं दिलवा पाएंगे तब तक इस भाषा से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें सब पीछे ही रहेंगी। चले तो यही है और भी बहुत सारे कारण हैं। यहाँ सिर्फ मेरे ख्याल से नेगेटिविटी को नहीं हम लोग आगे लेके जाएं। छोटी सी बात के साथ मैं अपना कंक्लूड करूंगा, चले क्योंकि देखिए क्या होता है, नेगेटिव थॉट्स तो हर चीज़ के पीछे हैं। बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है वो एक छोटी सी बात मुझे लगता है। जैसे यहाँ पे हमारे साथ एक स्कूल से जुड़े हुए बच्चे भी हैं जो म्यूज़िक सीख भी रहे हैं, वो भी हैं। या क्या होता है, राजस्थानी फोक के नाम से हम लोग सिर्फ लंगा मांगनियार और पश्चिमी राजस्थान में सुनाई देने वाली धुनों को ही मानते हैं कि वही राजस्थान का म्यूज़िक है। और वो म्यूज़िक किन्हीं कबीलों में, किन्हीं खानदानों में और किन्हीं जातियों में बंधा हुआ है, वो बाहर के लोगों को नहीं सिखाते हैं। और अगर सिखाने का कोई माध्यम पैदा हो जाए तो हम लोग दौड़ दौड़ के जाएं, सीख के आएँ। एक चीज और लगती है आपको रविंद्र भाई कि साउथ के अंदर जी आप देखिए कि एक एक्टर की डेथ होती है और लोग सुसाइड कर लेते हैं। एक संगीतकार की आवाज की थोड़ी सी लड़खड़ाहट होती है और लोग उसके लिए प्रे करने लग जाते हैं। ठीक है, आज ये चीज राजस्थान में देखने को नहीं मिलती कहीं से कहीं। आज भी यशुदास ने अपनी रेट कम नहीं करी। अगर यशुदास से आप बात करो तो बोलेंगे साहब 9 लाख रुपए लूंगा, 8 लाख रुपए लूंगा। एक उम्र के पड़ाव पे आ गए। एसपी बाला सुब्रमण्यम को देख लीजिए, उन लोगों ने कभी अपने आप को कहीं नीचे नहीं गिना है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब मेरे नहीं समझ में आता। कमर्शियल सर, पैसा, जिस चीज़ से पैसा मिलेगा वही चीज़ बढ़ेगी। मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, मुझे पिछले 10 साल हो गए, मैं मुंबई में मैंने 10 साल गुजारे हैं। मुझे एक ही चीज़ समझ में आई कि जो चीज़ बिकती है वही खरीदी जाती है। अब वो मेरे को नहीं समझ में आता बिकना कैसे शुरू होती है, वो एक अलग चीज़ है। दिलीप भट्ट साहब के पास आ जाता हूँ। तमाशा शैली से हम रंगकर्मी दिलीप भट्ट साहब हमारे साथ बैठे हैं, मैं उन तक आ जाता हूँ। पवन सर, मैं आऊँगा बाद में आपके साथ बात करेंगे। दिलीप सर, एक राजस्थान की एक तमाशा शैली जिसके अंदर बड़ा अंदाज हुआ करता था, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ उस तमाशा शैली को कहीं क्रिएट किया जाता था। लोग जुट जाया करते थे मोहल्लों में, नुक्कड़ों पे, और उस तमाशा शैली का अंदाज लिया करते थे। वो तमाशा शैली तो चलिए कहीं ना कहीं विलुप्त हुई, परंतु राजस्थान की वो शैली कहाँ विलुप्त हो गई? क्योंकि आज मैंने केवल नेगेटिव करने का ही ठेका ले रखा है, मैं पॉजिटिव पे बात नहीं कर रहा। अतुल जी, आप जब आ रहे हैं इस बात पर कि तमाशा शैली आज से करीब 300 साल पुरानी शैली है। हमारा ख़ानदान उसी से जाना जाता है। जिस भट्ट परिवार का नाम लिया जाता है, मेरे सामने विश्वमोहन जी बैठे हैं, और मैं तो इनका आशीर्वाद है कि हमारा भट्ट परिवार जो भी है राजस्थान में है, उसने राजस्थानी संगीत के साथ साथ क्लासिकल संगीत को वहाँ तक पहुँचाया है जहाँ तक नाम है। संगीत सुर, गायन और ताल से बना हुआ संगीत है। जब तक उसमें मधुर गायन ना हो, मधुर सुर नहीं हो, तो वो संगीत नहीं है। तो हमारा जो ख़ानदान है वो सुर से, ताल से और गहराई से जुड़ा हुआ है। जो तमाशा है वो गुणीजन खाना, जब बता रहे थे उपाध्याय जी कि राजा महाराजों के ज़माने में, तो गुणीजन खाना जब था तो कलाएं वहाँ तक थी। तवायफे वगैरह, कौन कौन, गालीबाजी, क्लासिकल संगीत, कई कलाकार वहाँ आते थे, हाजिरी देते थे और राजा सुनते थे। राजा राम सिंह जी खुद एक तो आराध्य थे, शंकर के आराध्य थे, और बाबा जी वहाँ तमाशा की रचना रची उन्होंने कि तमाशा रचो। उस वक्त मैं आपको गा के बताता हूँ, क्योंकि गायन क्या, संगीत तो गायन क्षेत्र। अरे वाह, मजा आ गया, मजा। तो आप तमाशे का एक चीज आपको सुनाता हूँ। क्या शोभे उठ जागरे गोपी चांदरा आजा, क्या शोभे उठ जा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, काले चोर तेरे घर में आयो,
गोपी नीच धरा बहुत बढ़िया, बहुत ही क्या बढ़िया। सोभे उठ जा। ये क्या बात खानदानी जो चीजें, वो संगीत, जब तक संगीत में भाव नहीं हो, रस नहीं हो, मधुर संगीत नहीं हो, वो तमाशा इसे गोपीचंद दिलीप जी, भट्टी का एक चीज तमाशा और है, क्या क्या इस शैली को पीछे जिंदा रखने के लिए कुछ कवायद की जा रही है? रखने के लिए सबसे बड़ी कवायद तो ये कि यहाँ का जो श्रोता है आज भी जिंदा है, आता है तमाशा देखने, और बुजुर्ग लोगों के साथ साथ युवा लोग भी तमाशा देखने आते हैं। समाज के अंदर एक वो स्थिति मिल पाती है, या वो तरजीह मिल पाती है इन सारी चीजों को लेकर जब चलते हैं तो, या कहीं कहीं ये सोचना पड़ता है कि यार ये क्या कर दिया मैंने? नहीं नहीं, मैं बहुत कड़वा सच पूछ रहा हूँ सर, देखिए, ये बहुत कड़वा सच, समाज कड़वा सच पूछ- समाज आज साथ नहीं देता है। बिल्कुल सही बात है। बहुत समाज सही साथ कह रहे नहीं हैं। देता मैं ये सवाल बड़ी पूछना बात कही था। भाई। समाज साथ नहीं देता है, साथ देता है बुजुर्गों का आशीर्वाद। उनको देखा है, उनकी कला को मैं सींचने की कोशिश कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। तमाशा को चले, हमेशा चले, ये धरोहर, ये विरासत, ये खानदानी परंपरा पनपती रहे। रहमान भाई बैठे हैं, रहमान अली एक हमारे बीच में गायक बैठे हैं। हम लोगों के जो राजस्थानी जो सॉन्ग हैं या अपना पूरा यहाँ का म्यूज़िक है, वो आगे इसलिए नहीं बढ़ा। अंकल के टाइम पे तो बढ़ गया क्योंकि ये आज भी संभाल रहे हैं। ये हम देखते हैं, हमारे जितने बुजुर्ग हैं आज भी करते हैं, तो वो कहीं भी जाते हैं तो पेश करते हैं। हम लोगों का म्यूज़िक क्यों आगे नहीं बढ़ता है, ये हमारी जिम्मेदारी हमने छोड़ दी है। हम कहीं अगर शो में जा रहे हैं, भटक गए हम लोग। आज मुझे जुम्मे की रात गाना पड़ता है, गंदी बात गाना पड़ता है, पर मैंने अब मेरे दिल की बात बता रहा हूँ अंकल, मैं कहीं भी जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ तो मैं अपना मांड जरूर गाता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या क्या, क्यों? क्या आपको लगता है कि राजस्थानी एक सिंगर जितने भी अगर ये अपने पोर्टफोलियो में डाल दे कि साहब मैं प्रोग्राम तभी करूंगा जब मैं राजस्थान का एक गीत गाऊंगा? कुदरती बात है, एक कुदरती बात है। दरअसल क्या होता है, हम लोगों को काम बेचना आना चाहिए हमारा, है ना। हम लोग भूल गए हमारा जो म्यूजिक सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है, क्योंकि वो दिल से बना है और दिल तक ही लगता है। क्योंकि ऐसे लोगों ने बनाया है। आज भी अंकल के बहुत सारे कंपोजिशन है ऐसी है, मैं सुनता हूँ रिकॉर्डिंग में। कभी जब कहीं हम जाते हैं तो हमसे कहते हैं कि साहब आप कहाँ से, मैं कहता हूँ राजस्थान से साहब, है ना। तो सब कहते हैं अरे बहुत अच्छी बात है। तो पब्लिक क्या सुनने बैठी है उसको नहीं मालूम। मैं जाके खड़ा होता हूँ, या रविंद्र भाई हम सब लोग आज दुनिया के हिसाब से चेंज हुए हैं। हम लोग जाके खड़े होते हैं, कोई न्यू सॉन्ग गाते हैं, पर मेरे कोशिश रहती है, हमेशा से कोशिश है, मैं काफ़ी इंटरव्यू में बोल चुका हूँ, मैं केसरिया बालम ज़रूर गाता हूँ। क्यों? इसलिए गाता हूँ कि मेरा म्यूज़िक इस तरीके से ही आगे बढ़ सकता है। मैं न्यू गानों के साथ अपना म्यूज़िक डाल सकता हूँ। उनको मालूम पड़ेगा यार ये न्यू सॉन्ग के बाद इसने एक बहुत अलग चीज़ गाई। हम लोग चाहते ही नहीं हैं, हम शो में जाते हैं न्यू सॉन्ग गा दिए। अरे क्यों भाई, इतना टाइम है, क्यों आप अपना गाना नहीं रखते? इस वजह से हम लोग पीछे हैं। और जो बढ़ावा पहले जो मिला है आप लोगों से ही पहले राजाओं के टाइम पे इसलिए बढ़ावा मिला है क्योंकि वही गवर्नमेंट थी हिसाब से, तो है ना। नहीं, पर वो राजाओं गवर्नमेंट थी और वो सुनने वाली गवर्नमेंट थी। नहीं, उसके सुनने स्वर, वाली, उसको मैं संगीत, उसको शाम को रिलैक्सेशन के लिए अपना संगीत चाहिए था, दिन भर उसको कहीं ना कहीं साधना के लिए संगीत चाहिए था। वो वैसी गवर्नमेंट थी। आजकल की गवर्नमेंट अलग है ना। मान लोग बागों ने खाली केसरिया सुना है क्या? मान के इतने रूप हैं, इतनी शक्ल है और इतना फील है हर मान के ऊपर। चले यहाँ पे लूँगा एक छोटा सा ब्रेक, मज़ा बहुत आ रहा है, मैं बंद नहीं, ब्रेक लेना जरूरी है। यहाँ पे लूँगा एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः आपसे मुखातिब होता हूँ। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। एक कोई अच्छा सा पीस सुना दीजिए राजस्थानी में, फिर हम किसी और से बात करेंगे। एरी नावरी असवारी सजना राणो आवे छे। क्या है? एरी नावरी असवारी सजना राणो आवे छे। इसका जो दोहा है वो सुनाता हूँ।
धरर धरर नाव चाले इंदर गाजे छे पीछो लारे ओरा धोरा गोरी घूमर घाले छे एरी नावरी असवारी सजना चलें, क्या बात है, राणो आवे बहुत बढ़िया। छे। मैं एक और हमारे बीच में मुकेश वर्मा जी बैठे हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं और खासकर उपाध्यक्ष हैं भारतीय जन नाट्य संघ से। एज ए म्यूजिक डायरेक्टर राजस्थान के म्यूजिक पे बात हो गई, अब मैं थोड़ा पॉजिटिव हो जाता हूँ क्योंकि एक म्यूजिक डायरेक्टर से मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे, और उसके बाद पद्म श्री के पास आना है मुझे, तब तक मेरे को थोड़ा पॉजिटिव उसमें आ जाना चाहिए। मैं एक म्यूज़िक डायरेक्टर होने के नाते क्या लगता है आपको कि राजस्थान के म्यूज़िक के लिए जो बात कर रहे हैं हम लोग, एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर क्या वाकई में आप अपने साथ या राजस्थान के म्यूज़िक के साथ हम कहीं फैसला कर पा रहे हैं सही ढंग से? सवाल बहुत सही है। मैं पिछले 18 सालों से इस नाट्य जगत में संगीत का काम करते चला आ रहा हूँ। जहाँ भी जिस तरह का नाटक होता है मैं उस विधा को पूरी तरह निभाने की कोशिश करता आ रहा हूँ। जैसे कि भरतपुर की एक शैली है नैटंकी शैली, उस शैली को लेकर के काफ़ी काम करता हूँ। जैसे थैंक यू बाबा लोचन दास अभी लेटेस्ट मैंने प्ले किया था, थैंक यू बाबा लोचन दास, उसको काफ़ी मैंने बहर तविल, दोहा, चौबोला जो भी मैं जानता हूँ क्योंकि मैं भरतपुर का ही रहने वाला हूँ तो सारा काम करता हूँ। जैसे राजस्थानी पे मैंने कई चीज़ों में प्ले में म्यूजिक डायरेक्ट किया है, लेकिन बच्चे क्या गवा रहे हो सर, ये कुछ और लाओ ना, ये नहीं है। अरे मैंने गा तो सही यार, ये कोई चीज है, गा तो सही। अरे यार क्या है, मजा नहीं आ रहा सर, पता नहीं वो नगाड़े को लेके बैठ जाते हैं और वहाँ हारमोनियम को लेके, मतलब इस तरह की आप दलील सुनता हूँ मैं आज के बच्चों से। ये वो भी वही बात है जो मैं आपसे कह रहा था कि राजस्थानी संगीत सिर्फ पश्चिमी राजस्थान की ही वो तो नहीं है, हम तो पूरा राजस्थान को गिनो ना। हाँ पूरा राजस्थान देखा जाए। बहुत छोटा था जब मैं यहाँ आया करता था तो अंकल के इतने प्रोग्राम देखे और काफ़ी लोगों के जो और बाहर से आया करते थे, तो मुझे जो शौक़ लगा, मेरे दादा लेके आया करते थे, मुझे शौक़ नहीं था बिल्कुल। जब वो माहौल में मुझे रखा, उस माहौल ने मुझे सिखाया, पहले मुझे बिल्कुल शौक़ नहीं था। जब मैं कंटिन्यू 3 घंटे का एक प्रोग्राम सुनता था, अंकल को बहुत सुना है, तो सुनता था तो मेरे दिल में उतरने लग गया। मैंने कहा यार ये चीज़, ये जादू है जो दुनिया में चल रहा है। चलिए मुकेश जी, एक चीज़ और भी मुझे लगती है कि आज की डेट में अगर हम महिला संगीत में जाएं, राजस्थान के महिला संगीत में जाएं, तो एक ही 2 गाने कालियो कूद कूद पड़ियो मेड़ा में, एक गाने पे डांस कर लेंगे, या मैंने भी गाया इस प्रोग्राम में, ताऊ पाछे हट जा, मतलब इस तरह के गीतों पे हम डांस करते हुए मिलेंगे, या फिर एक घूमर हमको मिल जाएगा जिस पे हम बात करेंगे। किशनगढ़ शैली का एक नृत्य हमको कहीं नहीं मिल पाता, या उसके गीत हमको कहीं नहीं मिल पाते, चिरमी हमको कहीं नहीं सुनने को मिलता है। ये सारी चीज़ें, इसके पीछे क्या रीज़न मानते हैं? मैं तो सबसे बड़ा रीजन यही है कि आज की जो युवा पीढ़ी है जो सीखना चाहती है उसमें बहुत बड़ी कमी है सर। मैं कैसे बोलूं कि बड़ी विडम्बना है इस राजस्थान के संगीत को अपर लेवल पर लाने की, बहुत विडम्बना है। मैं सच कह रहा हूं, मैं रूबरू देखता हूं बैठे हुए इस मंच पे, जेके बहुत सारी जगह में जाता रहता हूं, मैं रूबरू देखता हूं कि कहीं भी वो चीज़ इतनी मेहनत करनी पड़ती है उस चीज़ को गवाने के लिए, उस चीज़ को करने के लिए, लेकिन वो चीज़ नहीं आती। आने के बाद मैं नहीं काम कर रहा सर, कल से मैं नहीं आऊँगा, मैं ये सुनता हूँ एज ए म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ प्ले। पवन झा साहब के पास एक सवाल लेके आना चाहता हूँ, झा साहब के पास। झा साहब, एक छोटी सी बात बताइए कि मैं कल एक प्रोग्राम का प्रोमो देख रहा था जिसमें बच्चों का एक म्यूज़िक कंपटीशन है, बंगाल का म्यूज़िक वो गा रहे हैं, लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, साउथ का म्यूज़िक गा रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, राजस्थान का आता है वो ढपली लेके आता है और वो पता नहीं कौन सा फिल्मी गीत गाता है। ये कहीं ना कहीं हम अपने आप को कहीं पीछे धकेलने की कोशिश तो कर ही रहे हैं ना। मेरा ये मानना नहीं है। मैं कई लोगों की राय से इत्तेफाक भी नहीं रखता हूँ कि हमारे राजस्थान में अब वो संगीत नहीं रहा है। मैं आपको कुछ एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ यहाँ पर कि आज की तारीख में पहला तो जो म्यूज़िक है इतना डायनेमिक हो गया है एक इंडस्ट्री के फॉर्म में। पहले म्यूज़िक जो है वो एलपी रिकॉर्ड से बेचा जाता था, फिर कैसेट से बेचा जाता था, फिर सीडी से बेचा जाता था। आज की तारीख में म्यूज़िक को बिकने के लिए, लोगों तक पहुँचने के लिए टीवी और रेडियो की ज़रूरत है। आपको टीवी शोज चाहिए और रेडियो चाहिए। आज की तारीख में आप
जो हमारे स्टैंडर्ड रूटीन के जो माध्यम थे उसके थ्रू म्यूज़िक नहीं बेच सकते। आजकल कोई खरीदता नहीं है जब से डिजिटाइजेशन का दौर आया है। इस दौर में मैं एक जिक्र करना चाहूँगा, पाकिस्तान में एक सज्जन है, भारत की बात नहीं कर रहा मैं, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, रोहेल हयात। रोहेल हयात, उन्होंने वहाँ पर कोक स्टूडियो नाम से एक शो शुरू किया, फ्री शो, जिसका म्यूजिक फ्री में अवेलेबल था। उसके सीजन 3 में वो एक राजस्थानी पाकिस्तान से पकड़ के ले आए, आसिफ हुसैन सम्राट। उन्होंने जो गाया इतना जबरदस्त हिट हुआ। अगले सीजन 4 में उन्होंने मूमल राणा गवाया वहां पर, जो फकीर जुमन से। और उनके आप देखेंगे 15, 20, 25 लाख हिट्स आपको मिल जाएंगे, और वो म्यूजिक फ्री है। हमारे इंडिया में वो कोक स्टूडियो का कॉन्सेप्ट आया तो उन्होंने उसको डिजाइनर कर दिया। वहाँ म्यूजिक ढूंढने की जो श्रद्धा थी, जो रोहेल हयात का एक जो अंदर जो एक श्रद्धा थी कि एक म्यूजिक को ढूंढा जाए, चमचमाती रोशनियां, खत्म हो गया। वो सब यहाँ उनको चेहरे चाहिए थे, तो इसलिए उन्होंने भंवरी देवी के साथ हार्डकोर को खड़ा कर दिया। हालांकि वो कंसेप्ट भी बहुत अच्छा है, एक युवा पीढ़ी तक पहुंचने के लिए। ठीक है, जो सीजन 3 में अमित त्रिवेदी ने 2-3 राजस्थान के ऊपर चौधरी गवाया था मामे खान से। उसके बाद सीजन 4 में भंवरी देवी और राम संपत ने भंवरी देवी और हार्डकोर का गवाया था, तो काफी पॉपुलर हुए हैं युवाओं में, ऐसी बात नहीं है। वो म्यूजिक जो अल्टरनेटिव म्यूजिक आजकल सुनते हैं, आजकल ऐसा नहीं कि फिल्म म्यूजिक बहुत जबरदस्त हिट है, आजकल अल्टरनेटिव म्यूजिक के भी बहुत शौकीन हैं और उसकी अपनी एक इंडस्ट्री है। तो मेरा ये मानना है कि इसमें टीवी और रेडियो, इनका बहुत बड़ा रोल है, और इस तरह के जो शोज हैं वो उनको कुछ हमें कुछ जगह देनी। ये चीज़ तो मैं, क्योंकि मैं भी एक चैनल पे आज हम लोग बात कर रहे हैं, ईटीवी राजस्थान पे। ईटीवी राजस्थान एकमात्र मेरे ख्याल से ऐसा चैनल है, इस बार में मैं साधुवाद देना चाहूँगा ईटीवी राजस्थान को। पिछले 2 सालों से, 2 राजस्थान दिवस से मैंने इस प्रोजेक्ट का मैं लगातार हिस्सा रहा हूँ। हम लोग हर बार एक ऐसा गाना बना के रिलीज़ करते हैं डिजिटल मीडिया पे, जो राजस्थानी लिरिक्स के साथ कुछ थोड़ा ऐसा फील लेते हुए, लेकिन होता है वेस्टर्न भी होता है, उसमें रैप भी होता है, सब चीज़ होती हैं। उस गाने को चलाने के लिए सबसे पहले जंप मार के सबसे पहले इनिशिएट करने वाले चैनल्स में से ईटीवी राजस्थान है। और भी रीजनल चैनल्स हैं जो राजस्थान में हैं, राजस्थानी नाम लेकर करते हैं कि हम राजस्थान से हैं, लेकिन दे वर नॉट प्रमोटिंग दिस सॉन्ग। इवन इफ रेडियो जो माध्यम है, उसमें जो रीजनल अपने जो चैनल्स आ रहे हैं, जो रेडियो स्टेशंस हैं, वो लोग भी इनिशिएट नहीं कर पाए। वो लोग भी राजस्थान दिवस निकलने के 1 हफ्ते बाद उन लोगों को जब लगा कि ईटीवी राजस्थान में लगातार चल रहा है, अच्छा टीआरपी आ रहा है, तब जाकर उनको होश आया कि अब हम अगले 1.5 हफ्ते तक हम लोग इस गाने को चलाएंगे। पीछे मधु भाट बैठी हैं, उनसे बात कर लेता हूँ। हम लोग नहीं कर रहे इनिशिएट। अगर हम लोग ही चाहें आपस में, अगर हम लोग ही चाहें तो ही आप ये देख लीजिए कि अब आराम से बढ़ेगा, सब चीज़ बढ़ सकती है। मधु भाट बैठी हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ, बहुत अच्छी सिंगर बैठी हैं। अभी कुछ दिन पहले आपका एक वीडियो आया है कि मेरे खुदा करके या कुछ ऐसा था, मैं देख रहा था। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं सर गुरु जी को प्रणाम करना चाहूँगी, सब बड़ों को नमस्कार करना चाहूँगी, एंड वर्ल्ड म्यूज़िक डे पर सबको, सारे दर्शकों को विश यू वेरी हैप्पी वर्ल्ड म्यूज़िक डे विश करना चाहूँगी। और क्योंकि ईटीवी राजस्थान के सुरीलो राजस्थान एक कंपटीशन आता था, उसकी मैं विनर हूँ, तो मैं बताना चाहूँगी कि ईटीवी राजस्थान ने वाकई हम सब जो भी न्यू कलाकार हैं उनको बहुत अच्छा मंच दिया है। थैंक यू सो मच ईटीवी राजस्थान। एंड यही कहना चाहूँगी कि वाकई हम लोग जब राजस्थानी म्यूज़िक गाते हैं, मुझे भी बहुत सारे गाने फिल्मी ही गाने पड़ते हैं, क्योंकि हम सबकी डिमांड होती है और प्रोग्राम वैसा ही होता है। लेकिन अगर हम हमारे राजस्थान का एक भी गाना गाते हैं स्टार्टिंग में, तो हमारे राजस्थान को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बहुत अच्छे से, हमारे म्यूज़िक को एक मान सम्मान जो हमेशा ही मिलता है और ज़्यादा अच्छे लेवल पे दिला सकते हैं। जी, पीछे जितेंद्र जी बैठे हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। इस राजस्थान की बात करें या जयपुर की बात करें, खड़े हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि बच्चों के बीच में आपने बहुत कुछ सिखाया है, इन बच्चों को नए नए तरीके से सिखाए हैं। क्या लगता है आपको राजस्थानी म्यूज़िक के अंदर कहीं ना कहीं वो आत्मा, वो प्राण, वो साधना, वो आराधना, वो सारी चीज़ें हैं? जी, मैं तानसेन संगीत महाविद्यालय में 3-4 साल से म्यूज़िक सिखा रहा हूँ। तो वहाँ पे जो बच्चे आते हैं तो वो बोलते हैं हमारे को वो फिल्म का वो गाना सीखना है, या राग के लिए जब मैं बोलता हूँ तो कि नहीं पहले राग सीखो, तो नहीं, बोले हमारे को राग नहीं सीखना, हमारे को डायरेक्ट गाना सीखना, या फोक म्यूज़िक की तो कोई बात ही नहीं करता स्टूडेंट आके। पूरी तरीके से स्टूडेंट को माहौल नहीं मिल पाता राजस्थानी म्यूज़िक को आगे बढ़ाने के लिए, तो इसीलिए भी कुछ कमियां हैं।
जो अपन वो उनको पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ा पा रहे म्यूज़िक को। बड़े लोग तो है ना इतना वो नहीं सीख पाते हैं। बच्चे जो स्कूलिंग में जो स्कूलिंग गोइंग जो बच्चे होते हैं जहाँ पे उनको म्यूज़िक सिखाया जाता है, अगर उनका टेस्ट वहाँ से डेवलप किया जाए, टीचर्स उनको सबसे पहले अगर अपनी राजस्थानी कल्चर, राजस्थानी गाने वहाँ से अगर उस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे और उस चीज़ को आगे बढ़ाएं। फोक म्यूज़िक को तो क्या आजकल मैं देखती हूँ लोग हिंदी म्यूज़िक को भी ज़्यादा सुनना पसंद नहीं करते हैं, ज़्यादातर इंग्लिश सॉन्ग और ये सारे चलते हैं, उनको पसंद नहीं आता। जैसे हम लोग भी गाते हैं तो बच्चे कहते हैं कि मम्मा ये क्या गा दिया, आप बंद करो और हमारा गाना सुनो। तो थिरक नहीं पाते ना, राजस्थानी गाने पे थिरकने का अपना एक मोड है, गोल घूम के थिरकना पड़ेगा। टेस्ट जो है हमको उस पे कैसे भी थिरक सकते हैं। टेस्ट है हमको स्कूलिंग से चालू करना चाहिए। जो छोटे बच्चे जब सीखना शुरू करते हैं तो मेरे को लगता है कि ये चीज आगे बढ़ेगी। मैं अब इस प्रोग्राम के अंतिम दौर में ग्रैमी अवार्ड विजेता और पद्मश्री आदरणीय श्री विश्वमोहन भट्ट साहब के पास आना चाहता हूँ इस कार्यक्रम को लेके, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके साथ आ गई है सर, बहुत सारी चीज़ें आपके पास आ गई हैं, और एक बड़े होने के नाते मैं दो सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक चीज़ ये कि बच्चों का रुझान नहीं है राजस्थानी संगीत सीखने के लिए, दूसरा क्या वैसे शिष्य के साथ वैसे गुरु भी अभी हैं जो राजस्थानी म्यूज़िक सिखा रहे हैं, क्योंकि दोनों तरीके से बात करना जरूरी है। नहीं, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ ईटीवी को कि इस दिशा में उन्होंने एक कदम उठाया है कि वर्ल्ड म्यूज़िक डे पे उन्होंने म्यूजिशियंस को इकट्ठा किया और उसमें राजस्थान के संगीत को लेकर चर्चा यहाँ पर की जा रही है। ये एक सबसे बड़ी अच्छी बात है। आपके सवाल के जवाब से पहले एक दो चीज़ें मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ। बिल्कुल कि स्थिति ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि राजस्थानी म्यूज़िक की जो स्थिति है वो हमारे देश में या हमारे प्रदेश में कैसी है और उसका विदेशों में कितना है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि देखिए, सब लोग प्रयास कर रहे हैं, सब लोग इसमें आगे आने की कोशिश करते हैं, कलाकार भी इसमें अग्रसर है, सरकार भी थोड़े जो उसके सीमित साधन है उसमें वो मदद करने की कोशिश करती है। कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि अभी आप यहाँ पर तानसेन विद्यालय से आप आए हैं, हमारे यहाँ भी कुछ इंस्टीट्यूट चलते हैं। तो ये सब लोग कोशिश में है कि संगीत ज़्यादा से ज़्यादा उसको बढ़ावा मिले और आगे जाएं। लेकिन जैसा कि अभी चर्चा में मुझे सुनाई देने लगा कि रुझान लोगों का वो पॉपुलर म्यूज़िक की तरफ ज़्यादा हो गया है, तो उसके लिए मैं इतना पेरेंट्स से ज़रूर कहूँगा कि शुरू से ही उनके, जैसा कि आप लोगों ने कहा कि उनको बच्चों में संस्कार डाले जाएं कि भाई तुम सारे दुनिया की कल्चर समझो, लेकिन सबसे ज़्यादा तुम तवज्जो दो राजस्थानी म्यूज़िक को, राजस्थानी कल्चर को। हमारे यहाँ कई तरह की चीज़ें हैं राजस्थान में, कितनी वैरायटी है म्यूज़िक में। एक सिर्फ केसरिया बालाम ही नहीं है, बल्कि हज़ारों तरह के गीत मैंने सुने हैं अपनी छोटी सी इस सांगीतिक यात्रा में। इतनी वैरायटी, मैं जैसलमेर जब जाता हूँ, बाड़मेर जाता हूँ, तो मैं कम से कम नहीं तो 500 कलाकार को देखता हूँ, सुनता हूँ, और जो उनके दुर्लभ साज हैं, कमायचा हुआ, सिंधी सारंगी हुई, रावण हत्ता हुआ, अपने ये खड़ताल है, और जितने भी फोक जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो वहाँ इस कदर उन्होंने उसका प्रिजर्वेशन कर रखा है। और करीब 1000 कलाकार वो मांड के कलाकार हैं, लंगा, मांगणियार, और वो हैं, और वो खुद अपने साज बनाते भी हैं घर में और बजाते भी हैं उसको। तो इसकी इतनी अच्छी तरह से उन्होंने इसको मेंटेन किया है। मैं समझता हूँ हम सब लोगों को उनका बहुत हौसला अफजाई करना चाहिए, सरकार भी उनको अधिक से अधिक मदद दे। मैं केंद्रीय संगीत नाटक एकेडमी में एक जूरी मेंबर था, तो पहली बार एक मांगणियार को पद्मश्री दिलाने में मेरा बहुत अच्छा हाथ रहा कि मैं एक मांगणियार कलाकार को, राजस्थान के फोक म्यूजिशियन को पद्मश्री की उपाधि और संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड में दिला सका। इस बात की मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं अपनी हम्बल छोटी सी संगीत यात्रा में करीब 81 देशों में मैं अपने कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुका हूँ। और उन 81 देशों में आपको जानकर खुशी होगी कि राजस्थान का संगीत मैं ज़रूर बजाता हूँ। एक मेरे प्रोटोकॉल में ही लोग समझ गए हैं कि 10 मिनट, कम से कम 2 घंटे के प्रोग्राम में 10 मिनट तो राजस्थानी संगीत होगा ही होगा, चाहे वो मांड हो चाहे दूसरी चीज़ें हों। तो एक ये मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ। अब आपके सवाल पे आइए आप। सवाल एक ही चीज़ है, शिष्य नहीं मिल रहे हैं।
क्या गुरु भी मिल रहे हैं वैसे? जी हाँ, नहीं देखिए, गुरु और शिष्य दोनों ही हैं, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ हमारे को एक्सपोजर की देर है। देयर आर वेरी गुड टैलेंट्स। हमारे कुछ जयपुर के इतने अच्छे टैलेंट्स हैं। अभी आपने रहमान जी का सुना, रविंद्र उपाध्याय जी का सुना, मधु भाट का सुना। ये तो एक उदाहरण है। ये मतलब इतने आगे आए हैं, तो हमारे यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है। देखिए, ये भी सामने नहीं आते अगर ये चैनल का ये प्रोग्राम जो रियलिटी शो जिसको हम कहते हैं, शो, म्यूज़िक का शो अगर नहीं होता टीवी में, तो शायद इनका भी हम लोग नाम नहीं जान सकते थे। हो सकता है। तो आप लोगों की इसमें भूमिका होनी चाहिए, और आप बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं। टीवी चैनल, ये एक डिफरेंस जो आता है जी, एक भीड़ के अंदर जी, मैं एक तरफ दिलीप भट्ट साहब को भेज दूं और एक रविंद्र उपाध्याय को साथ में भेज दूं, जी, फोटो शायद रविंद्र उपाध्याय के साथ ही ज़्यादा खिंचाएंगे लोग। नहीं ये देखिए, जो फर्क है, हाँ, ये फर्क जो है, इस फर्क को कहीं पाटना नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं, इसमें देखिए आप, मैं इस बात को मानता हूँ, रविंद्र भाई शायद बुरा नहीं हमारे संगीत को छोटा फील कर रहा हूँ अपने आप को कि कहाँ दिलीप भाई काम है, मतलब मेरा कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वो नहीं चलिए मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, देखिए, इसमें कंपैरिजन का कोई सवाल ही नहीं उठना चाहिए। हर फूल की अलग खुशबू होती है, कोई अच्छा या कोई बुरा नहीं है। सबकी अपनी सबका महत्व होता है। एक चीज, एक जो पेड़ आप देखते हैं, उसमें कई चीजों का महत्व है। पर इसके बीच में, इस क्वेश्चन को रखने के बीच में एक सवाल था। ये जो खास जो क्वेश्चन मैंने रखा, वो पब्लिक की सोच को रख के रखा मैंने। देखिए, कि कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों के बीच में आज भी जो लोग लेना चाहते हैं, जो ग्रास्प करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं एक बढ़ती हुई उस चीज़ को जो रोज़ दिखती है चमचमाती हुई, उसी की ओर बढ़ना चाह रहे हैं। उसका कारण है कि जो बॉलीवुड है, उसकी पहुंच इतनी ज़्यादा है, उसकी रीच को आप समझ नहीं पाएंगे। उसकी पॉपुलैरिटी को हम लोग मतलब अचंभित हो जाते हैं हम, कि घर घर में बच्चे तक ये घुसा हुआ है बॉलीवुड, इसमें कोई शक नहीं। और चलिए, सब विधा अच्छी होती हैं, जहाँ तक कि सुर ताल में है, सब अच्छा है। बॉलीवुड का संगीत कोई ख़राब नहीं होता है। आज जो हम सुन रहे हैं, वास्तव में इतनी अच्छी क्वालिटी आ रही है कि मैं जब मॉडर्न गाना, सबसे मॉडर्न गाना मैं सुनता हूँ सबसे पहले, और वो मुझे इतना अच्छा लगता है क्योंकि वो सुर में है, ताल में है, और बहुत अच्छे कंपोजर्स भी आ रहे हैं। कुछ लोग राजस्थानी भी उसमें लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्कोप बहुत कम रहता है, क्योंकि जो कॉमर्शियल, वैसे देखा जाए तो आज भी देखा जाए तो आज वो एक राजनीति फिल्म का एक बहुत अच्छा गीत आया था, मोरा पिया मुझसे बोलत नाही जी, उसका इतनी हिट्स मिली हैं, इतने लोगों ने सुना और युवा लोगों ने बहुत सुना है। तो ऐसी बात नहीं है, जगजीत सिंह के युवा ही फैन थे। तो ये सारी चीज़ें जहाँ आती है, तो वहाँ कहीं ना कहीं हम शायद। अच्छा, दूसरा मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि सरकारों की क्या भूमिका होनी चाहिए? सरकार छोटी है, कला बहुत बड़ी है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपने कहा, बहुत जी। कला, सरकार क्या बोला आपने, वापस बोलिए। मैं दोबारा बोलता हूँ, सरकार बहुत छोटी है और कला बहुत बड़ी है। कला कभी सरकार के मोहताज हो नहीं सकती, और सरकार के बस में भी नहीं आ सकती कि वो कलाकारों को कुछ प्रश्रय दे सके, आश्रय दे सके। उसके सीमित साधन है। आपने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जब चुनाव लड़ती है, तो तमाम उनके जो वो बनता है उनका चुनावी मुद्दा, उसमें किसी भी पार्टी में आप मुझे संगीत का नाम बता दीजिए, तब मैं मान जाऊंगा कि उनके एजेंडा में संगीत को प्रमोट करने के लिए, कला को प्रमोट करने के लिए क्या। तो हम कलाकार उनको वोट देना बंद कर देना चाहिए एक तरह से, जब तक कि उसमें एजेंडा में शामिल नहीं करें कि हमारी कला की संरक्षण के लिए वो पॉलिटिकल पार्टी क्या काम कर रही है। चलिए, इधर से कुछ बच्ची एक बात करना चाह रही थी। हाँ बोलिए बेटा। मुझे फोक म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है। वाह, तुमको फोक म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है। कुछ गाती हो, कुछ सीखा तुमने बेटा? ऐसे तो कुछ नहीं सीखा, पर मैं अभी गाऊंगी। शाबाश, बड़ी होकर जरूर बनना, तुम फोक म्यूजिशियन बनना। एक बार छबलानी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, एक लाइन में कुछ कहना चाहते हैं, बता दीजिए। मैं भी यहाँ पर नई चीज़ें समझा, क्योंकि जो हर आदमी का नॉलेज आगे से आगे बढ़ता है जब हम एक साथ बैठते हैं, और हम यही सोचते हैं कि इसको कोई माध्यम चाहिए, और वो सशक्त माध्यम दूरदर्शन या रेडियो से बड़ा आज कोई नहीं है, या बॉलीवुड से बड़ा कोई नहीं। तो मेरा पहले अनुरोध होगा ईटीवी से, इतना पॉपुलर होने के बाद केवल राजस्थान दिवस ही क्यों, साल में 3-4 बार आप 3-3 महीने में ऐसे करिए, तो सिर्फ राजस्थानी गीत हो। सर हमारा तो साप्ताहिक एक प्रोग्राम आता है, आ रहा है सब, आप उसका एक स्क्रीन कराइए हमारा। नहीं स्क्रीन कराइए बड़े गुरुओं से कि ये गाओगे, वो कर सकते हैं। उसके जो आके गा रहे हैं उनको मत गाने दीजिए।
उसको सब, जैसे भट्ट साहब को आपने लिया तो वो स्क्रीन करके बताएं भी ये 10 अच्छे आर्टिस्ट हैं, इनको हम ये गाइड कर रहे हैं, ये गाओ, जैसे वहाँ उनके मेंटर होते हैं। तो सब वो अगर हम 3-3 महीने में करते तो हर घर से नए बच्चे पैदा होंगे। हम ये कला स्कूल वाले भी जानेंगे, ये बिल्कुल बच्चे भी करेंगे। और आपके पास अपने घर से ही शुरू करिए साहब, कोई दूसरा चैनल नहीं करेगा, यहाँ से आप करेंगे। आप देखिए सब धीरे धीरे उन शोज में राजस्थान के शोज होने लग जाएंगे। और मैं अंतिम दौर में एक सवाल जो मेरा रह गया था आदरणीय भट्ट साहब से, विश्वमोहन भट्ट साहब से, मैं उनसे बात बताइए। क्या सर आने वाले समय में आपको लगता है कि आप जैसे लोग, जो कुछ लोग हैं जो राजस्थान की धरोहर हैं, वो राजस्थान की इस धरोहर रूपी संगीत को लेकर कहीं हमारे बीच में या लोगों के बीच में आकर इस संगीत को वापस नए रूप में लेकर आने की कोशिश करेंगे? हम तो हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन देखिए कि कहाँ मौका मिलता है, उसकी बात है। हमारे पास में स्पॉन्सरशिप की कमी है। हम चाहते हैं कि हम अपनी फ्री कॉन्सर्ट हम दें। अगर राजस्थान के म्यूज़िक को, कल्चर को अगर आगे बढ़ाना हो तो मैं एक पैसा लेने को नहीं मांगूंगा, उसको प्रमोट करने के लिए तैयार हूँ। सवाल ये है कि हमारे पास स्पॉन्सरशिप कहाँ से आएगी। ये लोग करोड़ों रुपए, हज़ारों जो करोड़ रुपए हैं क्रिकेट के ऊपर खर्च कर देते हैं। अगर उसका 0.1% भी ये शास्त्रीय कलाओं को दे दें, ये कॉरपोरेट वर्ल्ड को पुकार रहा हूँ मैं, उनको एक पुकार सुननी चाहिए कि अगर 0.01% भी वो क्लासिकल म्यूज़िक और इस तरह की जो हमारी हेरिटेज आर्ट्स हैं उनको दे दें तो उसका भला हो जाएगा, वो बच जाएगी। हमको ज़रूरत है, आज ये रविंद्र मंच वीरान पड़ा हुआ है, इस पे बुकिंग नहीं है, इस पे प्रोग्रामों की कमी हो गई। पहले ये था कि हाँ भरमार रहती थी, लेकिन अब सब पैसा खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, उनके पास में स्पॉन्सरशिप नहीं है, ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंसेस नहीं मीट आउट होते हैं। आज शराब कंपनी दूसरे किसी भी संगीत को बढ़ावा दे रही है, मगर शास्त्रीय संगीत को नगण्य उनका इसमें मूल्य वो दे रही है सहयोग। तो मैं ये कहूँगा कि मीडिया और कॉरपोरेट वर्ल्ड, ये दो हमारे साथ में आए तो हम कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। चलिए, अब एक सिंपल सी बात जो मेरे पूरे इस आधे घंटे के दौर में मेरे साथ निकल कर आई, मुझे लगता है कि गुरु शिष्य की परंपरा संगीत के साथ तो पुरानी है, परंतु क्या राजस्थान के उस संगीत में अब वो अग्नि है, वो बसंत है, वो साधना है, वो आराधना है, वो प्राण है? और अगर है तो फिर राजस्थान का संगीत पीछे नहीं रह सकता, ये मेरा मानना है। और अगर राजस्थान का संगीत पीछे नहीं रह सकता है तो आने वाले कुछ सालों में हम राजस्थान के संगीत को विश्व के परचम पर लहराता हुआ देखेंगे, चाहे वो मांड हो, चाहे केसरिया बालम हो, चाहे चिरमी का गीत हो, चाहे कोई से भी गीत हो। परंतु मेरी एक खास आप लोगों से विनती है कि अगर सुकून चाहते हैं तो घर के टेप रिकॉर्डर पे मांड लगा कर सुनिएगा, सुकून ज़रूर मिलेगा। आप लोगों का आने का बहुत बहुत धन्यवाद।